हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहन भारद्वाज क्लासेस। और हमने लास्ट वीडियोस में वर्क, एनर्जी और पावर की जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे एक सिंगल वीडियो में। सो इस 30 मिनट की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर 11 जो कि आपका कौन सा है? वर्क, एनर्जी एंड पावर का है। और इसके हम माइंड मैप को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां पर और ये एक बॉक्स है, उसका जो मास है वो m है और इस पे सपोज कीजिए कि मैंने F एक फोर्स लगाया और ये जो फोर्स है यहाँ पर वो अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स का काम क्या होता है कि वो उसके मोशन में चेंज ला देता है। क्लियर है? तो ये अगर फोर्स में यहां पर अप्लाई करता हूं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? ये आगे के लिए आगे को डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वर्क इज डिफाइंड एज इफ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉडी एंड इट डिस्प्लेस एट सम पोजीशन। कि अगर इस बॉडी पर हम उस फोर्स को अप्लाई करते हैं और वो बॉडी क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है। तो जो हमारा वर्क है वो टू थिंग्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन कि उस बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए और सेकंड वन क्या है कि उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो जो हमारा फॉर्मूला है इसे याद रखेंगे। वर्क को हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। यहां पर हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू F इंटू एस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो यूनिट होती है वर्क की वो क्या होती है? जूल होती है। और जूल को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल J से। सपोज कीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है कितना? 5, तो हम लिखेंगे उसे 5 जूल वर्क किया है। क्लियर है? तो ये इसकी यूनिट होगी। इसके बाद क्या है कि जो वर्क है हमारी वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इवन जो हमारी फोर्स है, फोर्स का होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट जो हमारा वर्क है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? तो यहां पर हमने क्लियर करा वर्क को। अब बात करते हैं कि इसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूले को। मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका ये भी है, बट यहां पर हम इसे थोड़ा एडवांस लेवल पर डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैंने यहां पर आपको दिखाई है क्रॉस, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये इन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट होती है और W इज इक्वल टू क्या हो जाता है? F डॉट एस। F डॉट एस हो जाएगा। अगर ये F डॉट एस हो जाएगा तो स्केलर प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर की आप पढ़ेंगे, अगर मैथ में आप पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली दो वेक्टर्स की जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो कैसे डिफाइंड होती है कि W इज इक्वल टू F का मैग्नीट्यूड S का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। क्लियर है? ये थीटा क्या होता है? ये थीटा हम जान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, इस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं हम किसी यहां पर डायरेक्शन में। इस फोर्स को हमने सपोज किया कि हमने किसी डायरेक्शन में लगाया और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, क्योंकि ऐसा हर बार नहीं हो सकता कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे। तो ये जो हमारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है इसके जो बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या डिफाइन करता है कि वो एंगल डिफाइन करता है कि हमारा वर्क कैसा होगा। वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो वर्क होगा, कितना वर्क हमें मिलेगा। तो वर्क अब तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, आपका जो फोर्स है इस पे डिपेंड करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है इस पे डिपेंड करेगा, और एक थर्ड यहां पर क्वांटिटी और आ जाती है द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? सो ये वाली जो आपकी थीटा यहां पर एंगल है, इस एंगल को देखते हैं कि इस एंगल की वजह से आपका जो फोर्स, जो आपका जो वर्क है वो किस तरह से डिफाइंड होता है। अब बात करते हैं फार्मूला ऑफ वर्क की। वही सेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है W इज इक्वल टू F इंटू डी। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी एग्जाम में आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है? तो ये वाला जो है हमने इसे क्या करा? स्केलर प्रोडक्ट को F D कोस थीटा जो मैंने यहाँ पर सेम किया है,
तो वर्क जो हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि अगर ये थीटा क्या हो सकता है, ये थीटा चेंज हो सकता है। ये थीटा कैसे चेंज हो सकता है कि इस F और S के बीच में सपोज कीजिए एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये जो F और S है ये क्या है, दोनों के दोनों, अगर F और आपका S दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, अगर सपोज कीजिए दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल हुआ वो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ। और जैसे ही थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो इसे हम किस में रखेंगे, इस फार्मूला में रखेंगे एफ डी, और ये जो कोस 0 डिग्री, यहाँ पर भी देख सकते हैं कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री की अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू देखेंगे तो कोस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कोस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारा जो वर्क होगा वो सिंपली कितना हो जाएगा, F इंटू डी। तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा और पॉजिटिव वर्क मिलेगा। अब बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि जो दोनों की डायरेक्शन है वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, चेंज है, दोनों की डायरेक्शन चेंज है। वो कैसे हो सकता है, उसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपका जो, सपोज कीजिए मेरे पास एक मार्कर है और ये जो मार्कर है इसे मुझे ऊपर लेकर जाना है, फोर्स लगाकर ऊपर लेकर जाना है। तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है और जो मैं लगा रहा हूं और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, बट इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो जितना फोर्स वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए, जितना फोर्स जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो नीचे की तरफ लगा रहा है, उतना ही मुझे इसे ऊपर ले जाने में उसी फोर्स को लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि इस कंडीशन में जो आपका जो फोर्स है वो आपका किधर लग रहा है, आपका नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसका ऊपर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, और एंटी पैरेलल में जो भी एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बनेगा। क्लियर है। तो अब थीटा हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की अगर आप वैल्यू देखोगे तो कोस जो होता है आपका 180 डिग्री वो किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 के। तो जब हम इसे कोस 180 डिग्री की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो जो वर्क होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, F इंटू एस, और कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्लियर है। किस कंडीशन में, जब ये दोनों ऑपोजिट कंडीशन में है। तो W हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, अब W इज इक्वल टू -F इंटू एस, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो ये जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट, इसे S से भी डिनोट करते हैं, इसे D से भी डिनोट करते हैं, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे मिला नेगेटिव वर्क, इस कंडीशन में हमें क्या मिला, जब दोनों पैरेलल थे पॉजिटिव वर्क। अब थर्ड वन की बात करते हैं। थर्ड वन जो है हमारा वो होता है आपका 0 वर्क। तो थर्ड वन है आपका 0 वर्क। 0 वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर बोर्ड है और यहाँ पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये जो बोर्ड है और जो मेरा यहाँ पर फोर्स अप्लाई जो मैं कर रहा हूं वो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा हूं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा हूं तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे और कोस 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे कि अब क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या होता है, कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। और इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरा वर्क होगा वो 0 होगा। क्लियर है। पहला तो हमने ऐसा देखा कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0 हुआ। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट के चांस क्या होंगे, 0। तो ये जो हमारा S है अगर ये 0 हो जाए तो पूरा का पूरा वर्क क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ये जो हमें इसका कॉन्सेप्ट याद रखने वाली बात है वो टोटली इसके किस पे डिपेंड है, इसके फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है
कि इसका 3 टाइप्स का जो भी इसका वर्क के 3 टाइप्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है कि हम फोर्स को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हमारा बन रहा है। तो फर्स्ट वन मैंने ये चीज बताई आपको कि टाइप्स ऑफ फोर्स में पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा जब दोनों के दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही डायरेक्शन में होंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। जो आपकी सेकंड कंडीशन होगी कि फोर्स हम जो लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस समय मिलेगा हमें नेगेटिव वर्क, मतलब माइनस एफ इंटू डी। इसे एफ इंटू एस भी लिख सकते हैं, मैंने बोला है कि एस भी ले सकते हैं और डी भी ले सकते हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वन जो मैंने आपको बताया वो जीरो वर्क बताया। जीरो वर्क क्या होता है कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें जो वर्क मिलेगा वो यहाँ पर जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला, जो भी हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है उसी से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा वर्क कितना हुआ है। क्लियर है? तो जो सिंपलेस्ट कंडीशन है वर्क की, वो सिंपलेस्ट कंडीशन क्या है कि एफ और एस दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और आपका जो है वर्क होगा W इक्वल टू एफ इंटू एस। दिस इज द सिंपलेस्ट कंडीशन। क्लियर है? और इसमें अगर आगे बढ़ते हैं एडवांस कंडीशन देखते हैं तो हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं किसको, कोस थीटा को। बिकॉज ये जो है इनकी एफ और एस की यहाँ पर अगर मैं गुणा न करके यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डॉट करूं तो यहाँ पर बेटर रहेगा, बिकॉज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? मैंने आपको ये भी चीज बताई है कि एफ और एस दोनों की दोनों यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, बट दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वर्क वो क्या है, यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि दो वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटीज की जो स्केलर प्रोडक्ट होती है इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरी होती है वेक्टर प्रोडक्ट, वो कभी हम आगे पढ़ेंगे। तो दो फोर्सेस की दो यहाँ पर जो क्वांटिटीज है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटीज है तो उनकी जो स्केलर प्रोडक्ट होती है, दो फिजिकल क्वांटिटीज की जो स्केलर प्रोडक्ट होती है, दो क्वांटिटीज की जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनकी जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, स्केलर ही होती है। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर फोर्स की बात। अब बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी की। तो एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या होती है हमारी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर कोई भी एक खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी को करना क्या है, उस खिलाड़ी को एक यहाँ पर बॉल को थ्रो करना है। ये एक बॉल है, इसको यहाँ पर इसे थ्रो करना है। तो ये जो खिलाड़ी होगा जैसे ही उस बॉल को थ्रो करेगा, थ्रो करने का मतलब क्या है कि उसने इस बॉल पर क्या करा है, फोर्स लगाया है। इस बॉल पर क्या करा है, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर ये क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुई है। तो फोर्स लगाने पर अगर ये डिस्प्लेस हुई है तो वो जो वर्क हमने किया है इसके ऊपर, वो किस वजह से किया है, क्योंकि हमारे पास क्या थी, मसल्स एनर्जी थी। हमारे पास क्या थी, मसल्स एनर्जी थी, और हमने क्या करा कि उस मसल्स एनर्जी से इस पे वर्क किया, और वो जो वर्क किया तो वर्क करने के बाद क्या हुआ, वो जो एनर्जी उस बॉल में स्टोर्ड हुई, उस बॉल में स्टोर्ड हुई, तो उस बॉल में मोशन होने लगा, तो उस बॉल में क्या हुआ, एक एनर्जी आ गई। क्लियर है? तो ये किस वजह से आई, क्योंकि हमारे पास क्या थी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। उस वर्क को करने की हमारे पास कैपेसिटी थी। अगर मैं यहां पर इस मार्कर को यहां से यहां तक लेकर जाता हूं तो उसमें भी क्या है, मेरी जो मसल्स की जो कैपेसिटी है वही इसमें इन्वॉल्व है। उसी के कारण ही मसल्स की जो कैपेसिटी है, उसी के कारण ही मैं उसे यहां से और इस हाइट तक मैं ले जा पा रहा हूं। क्लियर है? तो इस मेन पॉइंट को यहां पर समझ लेते हैं कि जो हमारी एनर्जी है दैट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एंड द यूनिट इज जूल। क्या होती है यूनिट? जूल होती है। क्योंकि अगर हम देखें तो वर्क और एनर्जी आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही वर्क होता है वो वर्क किस में चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हुआ। क्लियर है?
तो वर्क किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमारा एनर्जी के ही इक्विवेलेंट हो जाएगा। जितना ज्यादा वर्क करेंगे उसकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। अब यहां पर क्या है कि इसकी मैंने बताया आपको यूनिट क्या है, जूल है। अब एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। तो बात कर लेते हैं टू टाइप्स की कैसे होती है। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे वर्ड से क्लियर है काइनेटिक, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कहीं ना कहीं मोशन वर्ड इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोसेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। अगर उस वर्क को करने के बाद आपकी बॉडी किस में चली जाती है, मोशन में चली जाती है। अगर रेस्ट पर है तो मोशन में चली जाएगी, अगर ऑलरेडी मोशन में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फिर से क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपकी एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी होती है, यही क्या कहलाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और जो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, उस बॉडी के मास पर और उसकी वेलोसिटी पर। कि सपोज कीजिए अगर हम इस मास को डबल कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, तो ये जो मास है अगर मैंने इसे डबल कर दिया तो K इसके प्रोपोर्शनल है, तो K भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बट अगर हम V को किस टू टाइम्स चेंज करते हैं कि V की जगह अगर 2V कर दिया तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने टाइम्स बढ़ेगी, 4 टाइम्स बढ़ेगी। क्लियर है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल आते हैं कि हम ये देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन में मास ये था, इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी ये थी, अब क्या करा कि अगर उसकी मास को हमने आधा कर दिया और वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक ये यहाँ पे क्लियर है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो टोटली किससे डिपेंड है, आपकी मोशन से डिपेंड है। कि अगर वर्क करने के बाद वो बॉडी किस में चली जाती है, मोशन में चली जाती है। अब जो इसका सेकंड टाइप है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी समझ लेते हैं कि द एनर्जी प्रोसेस टू इट्स पोजीशन। कि अगर कोई भी एनर्जी किससे रिलेट करती है, उसकी पोजीशन से और उसकी शेप से। कि या तो हमने उसकी पोजीशन में चेंज कर दिया और या हमने उसके शेप में चेंज कर दिया, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी हमें मिल रही है। क्लियर है। ये कैसे पॉसिबल है कि अगर ये यहाँ पर इस हाइट पे था और इस हाइट पर अगर ये हमारा मार्कर था और मैं यहाँ पर इसे यहाँ तक मैं h हाइट तक मैंने पहुंचा दिया, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा और मैंने इसके ऑपोजिट वर्क करा ऊपर की तरफ। तो ये जो यहाँ पर मार्कर है इसका जो मास है, सपोज कीजिए कि हमने इसका मास क्या है, m है, तो इस पर इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, mg होगा। तो mg इसका वेट है जो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, और उतना ही वर्क मुझे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कहां करना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ वर्क करना पड़ रहा। तो ये जो वर्क मैंने किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के जो अगेंस्ट वर्क किया है, ये किस में स्टोर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है। और यहाँ पर जो बेसिक थिंग है वो बेसिक थिंग है कि वो क्या होगा, हमने उसकी इसमें चेंज कर दिया, पोजीशन में चेंज कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर शेप। कि अगर हम शेप में भी चेंज कर दें, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ये पढ़ते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि कोई मेरे पास एक स्प्रिंग है, कोई भी एक स्प्रिंग है, और उस स्प्रिंग को क्या करा, मैंने फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया फोर्स लगाकर। तो अब क्या होगा कि मैंने फोर्स लगाया तो इसमें क्या हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर है। फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट करा, इसकी शेप चेंज हो गई। तो शेप अगर मैंने इसकी चेंज करी है तो अब क्या करेगी, ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की पूरी कोशिश करेगी, जो कि टेंडेंसी है इसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की। सेम वही चीज हम रबड़ में देख सकते हैं कि रबड़ को हम क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, तो उसके बाद जो उसकी टेंडेंसी हो जाती है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की टेंडेंसी हो जाती है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि जो
हमने वर्क करा है वो उस वर्क के करने के बाद जो वो एनर्जी होगी वो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में आपकी स्टोर हो जाएगी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी है। इसी पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी प्रोसेस टू इट्स पोजीशन एंड शेप ऑफ बॉडी, कि अगर हम इसकी पोजीशन में चेंज करते हैं या इसकी शेप में चेंज करते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी में कब होती है? जब हम उसके मोशन में, जब बॉडी हमारी किस में होती है? मोशन में होती है। तो ये दो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी के हमने यहाँ पर टू टाइप्स लिए हैं। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी और सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपको। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे सिंपली तो ये जो mg है वो क्या है? बॉडी का वेट है। बॉडी का वेट क्या है? कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा था वही सेम है, उतना ही वर्क हमने ऊपर की तरफ किया। तो ये हो गया बॉडी का वेट और ये एक तरह से फोर्स बता रहा है। क्लियर है? और ये जो h है ये क्या है? हमने उस बॉडी को डिस्प्लेस किया है h हाइट पर। तो यहाँ पर ये जो s है वही क्या है? यहाँ पर ये h है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आपका वर्क हो जाएगा। और ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा यही क्या होगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? mgh से। वेयर जो g की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कब काम करता है? कि जब बॉडी किसके रेस्पेक्ट में वर्क करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में वर्क करती है। तो यहाँ पर g कांस्टेंट है, m यहाँ पर क्या है? अगर m को मैंने बढ़ा दिया, सपोज करो कि मैंने एक की जगह 2 मार्कर ले लिया, 3 मार्कर ले लिए, तो इनका मास बढ़ जाएगा। तो अब मुझे इसके लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो जितना मास इंक्रीज होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी उसी तरह से इंक्रीज हो जाएगी लीनियरली। और जैसे ही जितनी उसकी हाइट भी बढ़ा देंगे, कि सपोज करो अब मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक की हाइट ली है, अब मैं यहाँ से ऊपर तक की हाइट ले लूंगा, तो जितनी हाइट और बढ़ाता हुआ चले जाऊंगा उतनी ही इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसी आपकी लीनियर फॉर्म में बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमने देखा मास पे डिपेंड करती है और हाइट पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर मास पे डिपेंड करती है और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। क्लियर है? तो जो वेलोसिटी है सीधा सीधा मोशन से कनेक्ट है और जो आपकी एच है हाइट है वो सीधा सीधा इसकी पोजीशन से कनेक्ट है। ये मस्ट रिमेम्बरिंग पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद क्या है कि अब हम देखते हैं कि जो एनर्जी है उसकी क्या क्या फॉर्म्स है। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनर्जी की जो फॉर्म्स है वो कौन कौन सी है। यहाँ पर फर्स्ट जो इसकी फॉर्म है वो है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई भी बॉडी किसी मोशन में है तो मोशन में रहने के बाद ऐसा भी हो सकता है वो पूरी तरह से मोशन में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो मोशन में हो, कभी उसके पास मोशन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर वो रुक जाएगी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर उसके बाद क्या होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है उससे आपकी तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर मैंने आपको बनाया एक हाफ सर्कल, मैंने यहाँ पर बना दिया कि ये एक यहाँ पर क्या है? ये हाफ सर्कल है। ये हाफ सर्कल मैंने बनाया और उस बॉडी को सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक बॉल है, एक बॉल है और एक यहाँ पर क्या है? पर्सन है। ये एक पर्सन मैंने यहाँ पर बना दिया, एक पर्सन है और ये क्या कर रहा है? ये पर्सन क्या है कि इस बॉल को यहाँ पर पकड़े हुए है। अब ये इसका ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल से जो इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी? मैंने माना वो h होगी। क्लियर है? तो अगर h हाइट पर है तो इस पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम कर रहा है, वो क्या है? यहाँ पर g वर्क कर रहा है। इस बॉडी का जो मास है वो क्या है? m है। क्लियर? h हाइट पर है ये। तो अब हम क्या देखते हैं कि इस हाइट पर इसके पास क्या है? यहाँ पर इस हाइट पर इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर यहां से ये इसे छोड़ देता है तो वो धीरे धीरे क्या होगी? शुरू हो जाएगी, मोशन में आनी शुरू हो जाएगी।
तो अब क्या होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और सबसे ज्यादा कहां पर होगी, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इसकी होगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वो डिपेंड करेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। इसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर से ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा आकर, एक किसी माइन्यूट सेकंड के लिए स्टॉप होगा। तो जहां पर ये स्टॉप होगा उसके बाद इस पर क्या होगी, वही फिर से हमारी U इक्वल टू mgh जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये क्या है, हमारी फॉर्म्स एनर्जी है। और जो मैंने बताया आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, दोनों का एडअप है, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि केमिकल एनर्जी की अगर बात करें तो अगर सपोज करो कि आपके पास कोई बैटरी है, तो वो जो बैटरी है उसके अंदर क्या है कि आपका प्लस आयन और माइनस आयन है, और वो आपकी केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्लियर है? तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह से हमारे पास जैसे कि हमारे पास इलास्टिक एनर्जी है, जो स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिया था मैंने, उस कंडीशन में उसकी एनर्जी क्या होती है, इलास्टिक एनर्जी होती है। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो इसी यहाँ पर एग्जांपल को लेते हैं कि अगर इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो हमारी एनर्जी है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, फिर काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल से काइनेटिक में, तो आपस में चेंज हो रही है। क्लियर है? तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्या है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है ना तो वो हमारी क्रिएट की जा सकती है, पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व्ड है। और ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा बहुत बहुत काम आता है। जैसे लास्ट क्लासेस में पढ़ा था हमने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इससे हम देखा जाए कि ये जो हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो इस एनर्जी को अगर देखा जाए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? ये एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। तो इसी ही आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये यहाँ पर एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तीन बेसिक चीजें हम एनर्जी से रिलेटेड पढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम की, विच इज अनदर ए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इसे हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे 1 मिनट के लिए यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो इसे समझने के लिए आप ध्यान दीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, उसका जो मास है वो m है। क्लियर है? और इनिशियली क्या है कि वो एक किसमें है, आपकी मोशन में है। तो इस m रेक्टेंगल की जगह हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक सर्कल ले सकते हैं। ठीक है? या कोई बच्चा है, वो एक टायर को चला रहा है, एक डेली लाइफ एग्जाम्पल में टायर को चला रहा है, उसका जो मास है वो यहाँ पर m है। क्लियर है? अब क्या होता है कि जो हमारा वो टायर है, उस टायर पर वो बच्चा क्या करता है, फोर्स लगाता है, जिससे कि वो टायर और ज्यादा तेजी से चलना शुरू कर दे। तो फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने के बाद इस टायर को वो आगे लेकर जाता है। क्लियर है? तो जैसे इस टायर पे फोर्स लगाता है, तो ये टायर क्या होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, एक अनबैलेंस फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएंगे, अगर जैसे ही इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी आ जाती है एक्सीलरेशन। क्लियर है? एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो यहां पर एक्सीलरेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो आपका एक्सीलरेशन है ये कितना होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा एक्सीलरेशन होगा। तो बच्चा जितनी तेजी से, जितने कैपेसिटी से इस पे फोर्स लगाता है तो वो क्या करता है, इस पे वर्क करता है। अब अगर सपोज कीजिए कि उसकी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो बच्चे ने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसे डिस्प्लेस करा, डिस्प्लेस करने में अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो यहां पर क्या किया उस बच्चे ने, वर्क किया, और वर्क किया तो ये बॉडी किस में आई, मोशन में। तो मोशन के लिए हम कौन सी एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो इस कंडीशन में उसके पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये वाली काइनेटिक एनर्जी क्या है, के इनिशियल है। अब सपोज कीजिए कि वो इसे डिस्प्लेस कर देता है एक डिस्टेंस d तक, और उसके बाद अब वो टायर यहां पर आ जाता है। तो ये जो टायर यहां पर आ जाता है, इस टायर का मास क्या है, वही रहेगा, सेम m ही रहेगा। क्लियर है। फोर्स उसने क्या कर दिया, यहां पर बढ़ा दिया है, एक्सीलरेशन भी चल रहा है, ठीक है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, यहां पर v हो जाएगी। तो इस समय भी क्या होगा, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हम के फाइनल। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल है। तो इन दोनों, यहां पर अगर हम देखें कि इस पॉइंट को अगर मैं a मान लूं और इस पॉइंट को मैं यहां पर b मान लूं, तो a से b तक उस बच्चे ने यहां पर उस पर वर्क किया। क्या किया, वर्क किया। तो वो जो वर्क है अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, जो a से b तक ले जाने पर उस बच्चे ने जो भी वर्क किया है वो वर्क किसके इक्वल होता है, कि इन दोनों काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। इन दोनों काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है जो भी उस बच्चे ने a से b तक इसे ले जाने में वर्क किया है। अब ये जो वर्क है, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को डिफाइन करेंगे, द टोटल वर्क डन, जितना भी टोटल वर्क डन हुआ है a से b तक, वो क्या हो जाएगा उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, कि आपने फाइनल इसकी काइनेटिक एनर्जी ली और माइनस इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ली जो पहले वाली थी, और दोनों को माइनस कर दिया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके वर्क के। दिस इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है। ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी ये आगे तक की क्लासों में आपकी बहुत हेल्प करती है। दिस इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, पावर। कि पावर क्या होता है। अगर पावर की बात करें तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई भी अगर हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी अगर हमने वर्क किया है, जैसे इसी ही कंडीशन में ले लीजिए कि इसने यहां से यहां तक ले जाने पर वर्क करा। अब अगर हम उसे टाइम के साथ मेजर कर रहे हैं कि यहां से यहां तक ले जाने में सपोज करो उसे कितना टाइम लगा, यहां पर इसे t टाइम लगा। कितना टाइम लगा, t। तो जो रेशो होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्लियर है। तो वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और हमारी जो टाइम की यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, जूल आपकी सेकंड इनवर्स, या इसे हम बोलते हैं वाट, WATT। तो ये जो वाट है ये हम नॉर्मली इसकी सबसे स्मॉल यूनिट है। इससे अगर बड़ी यूनिट पे जाए, बिगर यूनिट पे जाए, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास किलोवाट है, मेगावाट है, गीगावाट है। जैसे कि एक किलोवाट में क्या होते हैं, 10⁻³ वाट होते हैं। एक गीगावाट में हमारे, एक मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं, और एक गीगावाट में 10⁹ वाट होते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन की जो यूनिट्स है उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक जितना भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके बाद आपकी पावर, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर में क्लियर होने चाहिए। तो इस वीडियो को आप एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखें, और एक एक लाइन का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसे ध्यान रखें। ये आपको आसानी से कहीं किसी भी वीडियो में या किसी भी आपकी किताब में नहीं मिल पाएगा।
आप इस चीज को मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट आपको करना क्या है कि ये आपको सभी नोट डाउन करके रखना है। अगर इसमें स्टिल अभी आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो साउंड का होगा, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। 9th क्लास में साउंड स्टार्ट होगा। तो आप अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।